दोस्तों, ये खबर तो आप तक पहुंच चुकी होगी कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यानी आचार संहिता लग चुकी है। 7 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल को पहला चरण और उसके बाद 1 जून को 7वां चरण होगा। उसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। लेकिन सोचिए कि अगर जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो और भारतीय जनता पार्टी में दनादन इस्तीफे शुरू हो जाए तो? जी हां, यही हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग शायरियां कर रहे थे। जी हाँ, चुनाव आयुक्त ने शायरी सुनाई। ईवीएम को लेकर तमाम चीजें हुई, तारीखों का ऐलान हुआ, 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, इस बात का जिक्र हुआ। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ भी शुरू हो गई है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि चुनाव आयुक्त पर नजर रखनी थी, उनकी बातों पर नजर रखनी थी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रखनी थी, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता अपने सांसदों को बचाने में जुटे हुए थे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले चुनाव आयोग की तरफ से जो ऐलान किया गया वो आपको पढ़कर बताना चाहता हूं, सुनकर बताना चाहता हूं। दरअसल चुनाव आयुक्त आए, राजीव कुमार जी आए सामने। उन्होंने पहले चुनावों की तारीखों का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद अचानक से ईवीएम को लेकर सवाल उठा। ईवीएम को लेकर सवाल इसलिए उठा क्योंकि ईवीएम को लेकर अलग अलग जगह लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार डिमांड की जा रही कि भाई एक काम करिए ना, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। लेकिन चुनाव आयोग डटा हुआ है कि नहीं, ईवीएम ठीक है। हाल ही में आपको याद होगा कि पिछले ही बरस की बात थी, तब यह कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उनको बुलाया जाएगा। अगर वो खामी नहीं दर्शा पाए, यानी ये साबित तो नहीं कर पाए कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी सवाल पूछना मना है। अब आप सोचिए कि अगर चुनाव आयुक्त उनकी कार्यशैली पर, उस आयोग पर सवाल उठे और चुनाव आयुक्त शायर हो जाए तो क्या, और उनकी शायरी में सीधे तौर पर विपक्षी पार्टी निशाने पर हो, तो कितना ही निष्पक्ष चुनाव होने जा रहा है। पहले चुनाव आयुक्त साहब राजीव कुमार साहब की रात में लिखी गई शायरी को सुन लीजिए, सुनिए पहले। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100%। तो ये चुनाव आयुक्त है, सोचिए, ये बता रहे हैं कि ईवीएम को लेकर, गड़बड़ी को लेकर भाई सवाल उठे, उनका जवाब दीजिए। ये क्या शायरी कर रहे हैं? अब आपको शायरी करनी है तो मुशायरा देखिए। खैर छोड़िए। तो तारीखों का जो ऐलान हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। एनडीटीवी ने खबर भी छापी है कि 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। पहले थोड़ा खबर पढ़कर बताऊं और फिर दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी के तमाम नेता दनादन इस्तीफे दे रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और रिजल्ट 4 जून को जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरा चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को, छठे चरण की वोटिंग 25 मई को और 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इसके साथ बताया गया कि आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभाओं का कार्यकाल जून में अलग अलग तारीखों में खत्म हो रहा है, तो इनके भी चुनाव कराए जाएंगे। यानी वन इलेक्शन वाला सिस्टम जो था वो नहीं आ रहा। वन नेशन वन इलेक्शन वाला सिस्टम नहीं है इसमें। 4 राज्यों में वैसे भी खत्म हो रहा विधानसभा का कार्यकाल, तो वो हो रहा है क्योंकि बीजेपी भी ये भाग चुकी है। अगर आपको ये लग रहा था, शुरुआत में सबको लग रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं, ये बीजेपी इस दौर में गलती से भी नहीं करेगी। क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी इस दौर में चली गई, अभी जो ताजा हालात है, तो उससे बीजेपी को खासा नुकसान होगा। वो कैसे होगा वो पहले मैं आपको बता देता हूं। दरअसल लगातार ताबड़तोड़ कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, जिसमें साफ खुलकर आ गया कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया, लताड़ अलग से पड़ी, एक्सपोज हो गए। हाल ही में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर जो स्कीम मोदी जी लाए थे, जिससे कोई उनसे सवाल ना कर पाए, उनकी पार्टी से सरकार सवाल ना कर पाई कि कहां से चंदा लिया गया और किससे चंदा लिया गया, कितना चंदा लिया गया और उस चंदे के एवज में कितना सरकारी फायदा पहुंचाया गया। इसलिए वो बहुत गुपचुप स्कीम थी तो सबको पता थी कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, लेकिन उसको लेकर सवाल नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने पोथी पत्रा खोल कर रख दिया। यानी अब बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो समझ गए कि इस लोकसभा चुनाव में अगर सांसदी का चुनाव लड़ा जा रहा है तो इस बार मोदी और शाह के, या खासकर मोदी के चेहरे पर वोट मिलने वाले नहीं है। और अगर हम प्रचार के लिए जाएंगे तो सवाल हमसे पूछे जाएंगे, और यही वजह है कि तनातन इस्तीफे शुरू हो गए।
कैसे, पहले ये खबर पढ़िए, ये लेटर देखिए आप। जो ये लेटर है ये अजय प्रताप सिंह का है। ये दरअसल मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। जी बिल्कुल सही है, राज्यसभा के सांसद हैं। ये अब पार्टी छोड़ चुके हैं। इन्होंने जैसे ही एक तरफ ऐलान हुआ और दूसरी तरफ इन्होंने पार्टी छोड़ दी। इन्होंने क्या लिखा, अजय प्रताप सिंह है, इन्होंने कहा माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यानी जेपी नड्डा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। सादर ये अजय प्रताप सिंह, और ये सब मैंने क्या क्या किया। अब MP मध्य प्रदेश भोपाल जो जो लिखा है इन्होंने पढ़ लीजिए, प्रतिलिपि भेजी गई है। उसके बाद इनका एक बयान भी निकल कर सामने आया, उस बयान को पहले आप सुनिए। अब ये तो बहुत सारे विषय हैं, लंबी वार्ता है, लेकिन जब मैंने इस्तीफा दिया है तो ये इसकी चरम परिणति है, आप ऐसा मानते हैं। बातें बहुत लंबे समय से चल रही हैं और जो कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ ऐलान, दुनिया की पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा अमित शाह करते रहे, जेपी नड्डा करते रहे, मोदी जी करते रहे कि इससे बड़ी पार्टी कोई हो नहीं सकती। लेकिन उसी पार्टी से अब इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। इस दौर में आपने अभी नहीं सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में ये कांग्रेस से या किसी से, लेकिन बीजेपी को लेकर बीजेपी के नेताओं के अंदर ही बीजेपी के साथियों यानी कि जो उनके अपने एनडीए में शामिल है, उनमें बड़ा नाराजगी है। उनका कहना है भाई ये क्या है, क्योंकि हम तो जाकर जवाब क्या देंगे। बिहार में तो अब तक अपने प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए। खैर, इन सब से इधर जहां जहां प्रत्याशी घोषित किए गए उनमें से गौतम गंभीर ने मना किया मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, जयंत सिन्हा ने मना किया मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, पवन सिंह ने कहा मैं तो आपकी टिकट आपके पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए आपसे टिकट। प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटता है तो कह दिया जाता है उनकी तरफ से बीजेपी का जो विधायक है वहीं का स्थानीय, वो अवैध तौर पर शराब की दुकानें चलाता है। यानी अपनी ही पार्टी के अपने ही नेताओं से इस कदर बुरी तरह से घिरे हुए हैं मोदी शाह की आप समझ नहीं पा रहे। उनको यह उम्मीद तो कतई नहीं होगी कि जब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो रहा होगा तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में दनादन इस्तीफे हो रहे होंगे। यह मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा झटका है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में कई और विकेट बीजेपी के गिरने जा रहे हैं। सवाल यह है कि जनता के बीच जाकर अभी तक जवाब देना होता था जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। सड़क, पानी, बिजली, 5 साल गायब रहे सांसद जी, तमाम सवाल था। लेकिन अभी तक ये सवाल नहीं। अब सवाल यह है कि आपने इस देश को गुमराह करने की कोशिश क्यों की? क्यों आप लगातार गौहत्या पर कानून बनेगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमाका सब हो जाएगा, और बीफ कंपनियों से जो गौ का मांस बेचती हैं करती हैं उनसे पैसा लेने में जुटे हुए थे। बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए ले लिया। ये क्यों किया गया है कि रेड मारी गई और उन्हीं से जिन पर रेड मारी गई उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए। ये तमाम चीजें खुल गई हैं। बिल्कुल उसी स्टाइल में है दोस्तों, जिस ये कह रहे थे ना हम तो बहुत निष्पक्ष हैं, साफ सुथरे हैं, हम पर कोई आरोप नहीं, हम पर कुछ नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं यकीन मानकर चलिए, हाँ इस देश की, मुझे याद, अभी पहले मैं देश की जांच एजेंसियां के तो भरोसा ही नहीं करता मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजा ना दिखाए तो यकीन मानिए इनकी पोल पट्टी नहीं खुलती। मैं याद दिलाना चाहता हूं मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल, पहला कार्यकाल बहुत शानदार था और उसके बाद उनको दोबारा जीत मिली थी। लेकिन उसके बाद तमाम चीजें खुलकर आने लगी, तमाम तरह के घोटाले के आरोप लगे। वो बात लगे कि 2G, 3G, 5G, 6G का जिक्र किया करते थे बीजेपी के नेता। खुद बता दिया गया सीबीआई कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, सबूत नहीं मिले, तमाम आरोप थे। लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल था और जाने वाले थे वो, याद है ना। अब इनके साथ क्या कौन कर रहा था उसमें? ईडी पोल पट्टी खोल रही थी। लेकिन इस दौर में आप समझ रहे हैं, इस दौर में ईडी कोई खुलासा कर नहीं पा रही। उल्टा आदेश आता है तो ईडी विपक्षी पार्टी के नेताओं को घेर लेती है। कल तक टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी वहां पर, अब टीडीपी एनडीए में शामिल हो गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अब बीआरएस को लिया गया है, यानी केसीआर की बेटी को ले लिया गिरफ्त में, कभी किसी और को गिरफ्त में लिया जा रहा है। तो ये सारा खेल देश देख रहा है। अब ऐसे में सांसदों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर जनता के बीच जाएंगे तो सांसद से यही तो सवाल पूछा जाएगा कि किस तरह की नीति और किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, और इसी के खिलाफ जब सवाल पूछा जाएगा उन पर जवाब होगा नहीं, हारते हैं तो एक एक कर सभी बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं। नमस्कार।